हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियाई। एटम हम लोगों ने पढ़ लिया, न्यूक्लियाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल स्कैटरिंग उसी वजह से पॉसिबल हुई थी। अब वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कैसे है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कवरी चली, लेकिन काम की बात ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, और इन दोनों को कॉमनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन्स को भी न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स को भी न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इनको हम बोल देते हैं, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद बात आती है हाउ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड। न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो मान लो हमने नाम दे दिया एक्स जेड ए। इस टाइप से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स कोई भी न्यूक्लियस हो गया, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ए होता है मास नंबर, ठीक। ये एक होल नंबर होता है, अभी डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पता है ना आपको, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बन गया, एटम। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, एटम। और अगर सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, दिस इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हों, जनरली नहीं होते, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। लेकिन हमेशा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर बोलते हैं। चार्ज नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है मेरी बात। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज नंबर। और मास नंबर क्या होता है, एक होल नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का जो सम है नंबर का, उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। मास नंबर को ए से लिखते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। जेड ए, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हों तो वो होता है ए माइनस जेड। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, टोटल सम माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये ऐसे बेसिक बातें हैं, शायद पता होंगी आपको, नहीं पता तो पता लग गई। इसके बाद मास नंबर ए, जनरली कई बार बोल दिया जाता है एटॉमिक मास। बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मास नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। मास नंबर, एटॉमिक मास, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मास ऑफ एलिमेंट। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एटम आपने बोला, जैसे कार्बन, तो कार्बन एक एलिमेंट है, उसके अलग अलग आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होता है आगे पढ़ेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर अलग अलग होगा, वो आइसोटोप होते हैं। तो जैसे कार्बन C610, C611, 612, C613, C614, तो ये 5 आइसोटोप हो गए, मास नंबर अलग अलग। तो इन सब का एवरेज, तो उस एवरेज मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। अभी हम निकालेंगे, आइसोटोप में निकालेंगे, और ये फ्रैक्शन में होता है।
इट मे बी इन फ्रैक्शन, जैसे फॉर क्लोरीन मास नंबर, क्लोरीन का मास नंबर क्या बोल देते हैं भाई 35, बट एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास 35.5। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से हम बोल देते हैं एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया भाई, इतना हो गया। क्लियर? अब एटॉमिक मास की यूनिट वगैरह क्या होगी वो हम देखेंगे अभी, फिलहाल मैं जस्ट आपको नंबर बता रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ कि एटम है, न्यूक्लियाई है, बहुत छोटे होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बहुत हल्के, क्या इनको हम किलोग्राम मेजर करें? जैसे हम किसी ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं, वहाँ के भाई एक अंगूठी दिखा, रिंग दिखा, और उसका वेट हम किलोग्राम में देखेंगे तो 0.000 पता नहीं कितना आएगा। तो हर चीज़ के लिए उसके अकॉर्डिंग एक यूनिट डिसाइड होती है। तो वैसे ये भी बहुत छोटा है, तो जनरली इसको हम किलोग्राम में मेजर ना करके एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, AMU और U। ठीक है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C612 आइसोटोप ऑफ कार्बन एलिमेंट। कार्बन जो एलिमेंट है उसका आइसोटोप है C612, इसके मास का 1/12, इसके मास का 1/12, इसको 1 AMU बोलते हैं। इतना आपको याद रखना। कोई पूछ रहे भाई AMU क्या होता है, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन आइसोटोप। ठीक है, 1 AMU जनरली 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो 1 AMU 1U बोल दो, एक ही बात है। अब इतने किलोग्राम को शॉर्टकट में हम इतना बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है कितना होता है, 9.1 10⁻31 kg। अब इसको मैं चेंज करूं किसमें? AMU में, तो 9.1 10⁻31 kg, kg के AMU बनाएंगे तो इससे डिवाइड, तो ये सोल्व करेंगे 0.00055। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? इतना U। इसी टाइप से मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास जनरली कितना होता है? 1.6729 10⁻⁻27, मान लो इतना होता है किलोग्राम में। तो इसमें चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये इस टाइप से इजी हो गया। इसी टाइप से मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का 1.67 आई थिंक 6750 10⁻⁻27 kg। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो 1.008665। तो न्यूक्लियाई के लिए जनरली हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि इजी, किलोग्राम में मुझे पता होना चाहिए, लेकिन ये भी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, बट मास ऑफ न्यूट्रॉन कंपेरेबल टू मास ऑफ प्रोटॉन। जनरली हम लोग मास को कैलकुलेशन के लिए इक्वल साइज लेके चलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम सा, थोड़ा ज़्यादा है, देखो तीसरी डिजिट में फर्क आना शुरू होता है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको याद भी करना है, जनरली न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई।
ओके, चलो इसके बाद आइसोटोप की बात करते हैं। पढ़ा हुआ आप लोगों का फिर भी आइसोटोप्स। These are the atoms of same element having same atomic number and different mass number। सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर इनका अलग अलग होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। सो दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ठीक है। दूसरा आइसोटोप, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। दीज आइसोटोप्स हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ये छोटी छोटी बातें केमिस्ट्री की हैं, फिजिक्स में कोई खास चीज़ नहीं है, जिसमें मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स में इतना है कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम या फिर ड्यूटेरियम या ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, इस टाइप से मास नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। इसी टाइप से हीलियम, हीलियम की बात करें तो हीलियम 2 3 2 4। कार्बन का मैंने एग्जांपल दिया था, कार्बन 6 10 6 11 6 12 6 13 6 14, ठीक है बेटा। इसी टाइप से ऑक्सीजन 8 15 16 17, मेरी बात समझ रहे हो। इस टाइप से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास नंबर अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, कोई खास बात नहीं है। अब एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास मैंने कहा था आइसोटोप्स की वजह से आता है। कैसे? एवरेज एटॉमिक मास क्या था? सभी आइसोटोप के मास का एवरेज। तो कैसे होगा? आइसोटोप तो पता लग गया। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है A1N1 A2N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। A1 A2 क्या है? मासेज ऑफ आइसोटोप्स। N1 N2 क्या है? रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप इन नेचर। नेचर में, प्रकृति में ये कितना पाया जाता है? कोई चीज़ कम मिलती है, कोई ज़्यादा मिलती है, तो अबंडेंस, अकरिंग, अकरिंग का मतलब होना, कितना होता है, कोई ज़्यादा कोई कम, तो उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। अगर ये परसेंटेज में गिवन हो तो भी हम उसकी जस्ट वैल्यू लेंगे, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 100 ही होना, ध्यान रखना। तो जैसे मान लो फॉर नियोन, नियोन है हमारे पास, A1 दिया हुआ है 20, A2 दिया हुआ है 22, इसकी अबंडेंस 90, इसकी अबंडेंस 10। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था भाई? A1N1 A2N2
A1 प्लस A2। तो A1 20 90%, ये 22 10%, 90 प्लस 10 सॉरी N1 प्लस N2। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए 1800 220 100, ये हो गया 20.2। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया 20.2। मेरी बात समझ में आ रही है। अब एटॉमिक मास को हम किस में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, तो यू की टर्म में आ गया। ठीक है ना, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो एटॉमिक मास कितना आ गया 20.2। ठीक है, जनरली न्यूक्लियस लेवल पे मास को एटॉमिक मास यूनिट में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए एग्जाम्पल बहुत हैं। फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए आपको पता है Cl 1735 1737 दो होते हैं, ये 75% और ये 25%, ऐसे मान लें। तो A1 कितना है 35, A2 कितना है 37, N1 कितना है 75, N2 कितना है 25, एबेंडेंस। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा भाई, A1 N1 प्लस में A2 N2 बटे में N1 प्लस N2। 35 75 और 37 25, 75 प्लस 25। आई बात समझ में। तो यहाँ और देखें तो मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व कर लेना है इसको। नियरली ये 35.5 आएगा। क्यों टाइम वेस्ट किया। ठीक है जी, एवरेज एटॉमिक मास इतना आ जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट में ले सकते हैं इसको। तो इस टाइप से कोई सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, टेंशन की बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास दे रखा हो, एबंडेंस निकालनी हो, तो इफ टू कैलकुलेट एबंडेंस और अकरेंस, देन एवरेज मास गिवन होगा A1x A2 100 - x। ये यूज कर लेंगे, ये गिवन है, कुछ भी समझ रहे हो, ये गिवन है मान लो। जैसे हमने अभी नियोन का एग्जांपल लिया था, नियोन, तो नियोन के लिए कितना आया था 20.2 आया था। A1 कितना था 20, ये कितना था 22, और ये कितना हो गया 100। आई बात समझ में। तो सोल्व कर लो इसको। 20.2 तो 20x प्लस में 2200 माइनस 22x। आई बात समझ में। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 22x को इधर ले आओ, या 2020 माइनस 2200 और माइनस का 2x, ये कितना बच गया 180। तो x कितना आ गया 90। तो अबंडेंस जो है वो पहले वाले एलिमेंट की कितनी आ गई, हमारे पास किसका था नियोन का। तो नियोन की पहली जो अबंडेंस है 10-20 कितनी आ गई 90, या 90%, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अबंडेंस निकालनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, x और 100 - x मान लो, कर सकते हो। किसी बुक में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि आ जाते हैं नीट में, जेई में, खासकर नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, कर लेंगे, आइसोटोप के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके भाई, बात समझ में आ गई। आइसोटोप के क्या बात आता है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, these are the atoms of an element having
सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, Z मास नंबर A। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं देखो, हाइड्रोजन 13, हीलियम 23 कह सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एक के नहीं अलग अलग, क्योंकि हीलियम अलग है वो अलग है, समझ रहे हो ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में। दूसरा कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, बोलो। ऑक्सीजन 815, नाइट्रोजन 715, एक्सेट्रा हो सकते हैं इस टाइप से। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है भाई, इसके बाद आता है आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। जैसे हीलियम 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 4 - 2 आ गई ना बस, A-Z। H13 2, अरे बोलो, H13 2 हो सकता है। नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 815, कितने न्यूट्रॉन? 7। तो ये क्या हो गए? आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम। आई थिंक बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं, आइसोटॉप के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियाई। ठीक है, जर्नली हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है उसकी शेप डिसाइड नहीं होती, कुछ भी शेप उसकी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जर्नली हम लोग स्फेरिकल शेप लेके चलते हैं। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि देखा किसी ने है नहीं, एक्सपेरिमेंट से पता लगा है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, साइज भी बढ़ता जाएगा। तो मास नंबर के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है, ऐसा पाया गया। जैसे कार्बन 612 है, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, इस टाइप से चलते जाओ, तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम को भी लिखूं प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। वॉल्यूम जनरली स्फेरिकल मान के चलें, 4/3 πr³। ये कांस्टेंट है, r प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को उठाएंगे तो r = r0 a⁻⁴। r0 एक एम्पेरिकल कांस्टेंट। एम्पेरिकल कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट नहीं की गई, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से पता लगा। तो इसकी वैल्यू होती है 1.2 10⁻⁻15 मीटर, 1.2 फर्मी मीटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं R2/R1, R0 a⁻⁴, R0 a⁻⁴, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो a2/a1 1/3।
तो R2/R1 A2/A1 1/3। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, R2/R1 A2/A1 की पावर 1/3। इफ मास नंबर of two nuclei are in ratio 1:27, find ratio of their nuclear radii। रेडियाई का मतलब रेडियस का प्लूरल। ठीक है, तो हम यूज करेंगे R2/R1 A2/A1। अब कुछ भी ले सकते हैं हम इसको, देखो अब इसको R1/R2 भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं ना, पहले से दूसरा। तो ये कितना दे रखा है 1/27। तो R1/R2 ये क्या 3 का क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब रूट 1, 3 से 3 कैंसिल 3, तो हमारे पास रेडियस का रेशियो कितना आ गया 1/3। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, जनरली बोर्ड वगैरह में इस टाइप के आ जाते हैं, तो कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार जेई ने पूछ लिया था, ऑनलाइन टेस्ट था 2018 या 19, इसमें से एक था क्या, इफ masses of two nuclei are in ratio 27:64, ये दिया हुआ है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई, ये पूछ लिया आपसे। तो आपको क्या दिया हुआ है M1/M2। ठीक है, अब हम करें क्या, मास का तो पता ही नहीं है, तो देखो फॉर्मूला था हमारे पास, वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, या स्टार्टिंग देखो डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, या मास क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कांस्टेंट होती है, आगे प्रूव करेंगे अभी जाके, तो मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3, तो r³ प्रोपोर्शनल टू m, r प्रोपोर्शनल टू 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं R1/R2 M1/M2 की पावर 1/3। तो ए जो मास नंबर था उसकी जगह पे मास भी ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो M1/M2 कितना है 27/64, तो इसको क्या लिख सकते हैं 27 3 का क्यूब 64 4 का क्यूब 1/3, पावर कैंसिल 3/4। तो बेटा रेडियस का रेशियो कितना आ गया 3/4। आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, जेई ने पूछ लिया था एक बार। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा माइंड यूज करना है, और पता लग जाए तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, रेडियस का पता लग गया। ओके, शेप ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट फिक्स, it is spherical or elliptical etc, but generally it is used as spherical। जनरली इसको स्फेरिकल हम यूज करते हैं, मानते हैं 4/3 πr3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर डेंसिटी,
न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? न्यूक्लियस की डेंसिटी। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। पता है आप लोगों को? डेंसिटी रो मास ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस जरा सोच के देखो, न्यूक्लियस का मास किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास नियरली क्या होता है? सेम। तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ वन न्यूक्लियन इनटू मास नंबर ए, एक न्यूक्लियन का मास इनटू मास नंबर, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रो को मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ वन न्यूक्लियन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मान लेते हैं, इनटू में ए। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में मास नंबर 4/3 पाई आर। आर क्या होता है? आर इक्वल टू आर नोट। ए की पावर 1/3 होती है, ए की पावर 1/3, तो आर नोट क्यूब आएगा, पावर 1/3, ये कैंसिल, तो ए बचेगा। पता है ना? जब क्यूब करेंगे तो ये क्यूब था, क्यूब तो क्यूब से हट जाएगा ये, मास नंबर कैंसिल, तो डेंसिटी आ गई मास ऑफ प्रोटॉन 4 पाई आर नोट क्यूब 3 ऊपर। दिस इज ए कांस्टेंट। कैसे? मास ऑफ वन न्यूक्लियन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कांस्टेंट है एटॉमिक मास यूनिट में, और ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट। और सारी वैल्यू अगर सोल्व करते हैं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सारी वैल्यू अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? सारी वैल्यू अगर सोल्व कर देते हैं तो कितना आएगा? देखो 3, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.007825। एटॉमिक मास यूनिट होती है, इसको चेंज कर लो 1.66 10⁻27। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? ये एटॉमिक मास यूनिट है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, कैलकुलेशन में तो किलोग्राम चाहिए। 4 पाई 3.14, आर नोट 1.2 10⁻15 का क्यूब। ठीक है भाई, सारा सॉल्व कर देंगे, पुट कर देंगे। ये सारा अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 2.29 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2.3 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हो, जो न्यूक्लियर मैटर है, न्यूक्लियर एटम, न्यूक्लियर मतलब एटम्स या न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टर्म में, तो न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, और ये जनरली कांस्टेंट होती है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसका साइज बढ़ता जाएगा। जैसे आप बात करो हीलियम की, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कार्बन की बात करो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन की बात करो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे तो साइज भी बढ़ता जाएगा, बट उसकी जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो सेम रहेगा। मेरा समझो, 1 किलो रुई 1 किलो पत्थर, तो लोहा जो है उसकी डेंसिटी समझते हो ना, यूनिट मास में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा है वहाँ, और हर यूनिट वॉल्यूम में मास फिक्स है। यूनिट वॉल्यूम में कॉटन का मास बहुत कम है, आयरन का ज़्यादा है। तो वैसे ही न्यूक्लियर मैटर की बात करें बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, तो वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये नियरली कांस्टेंट होती है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? साइज बढ़ता जाएगा। जेई ने 2019 में पूछ लिया था। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई, कोई भी दे दी, मैं देता हूँ, कोई भी चेंज कर देता हूँ। आयरन 2656 एंड क्लोरीन ले लो 1735, हैव मास नंबर 56 and 35, फाइंड
रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी। 4 ऑप्शन दे दिया, आप बताओ आंसर क्या होगा। 1:1। न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के लिए क्या रहेगी, सेम। जनरल इसके ऊपर क्वेश्चंस जेई नहीं पूछा था, लेकिन बोर्ड वगैरह में इस टाइप से आते रहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। बहुत इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, बेसिक बेसिक बातें हमने की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम शिफ्ट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पे। तो आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज। तब तक के लिए बाय बाय।